मेरा नाम रमेश सिंह है। मैं पिछले 20 साल से होटल इंडस्ट्री में हूँ। छोटे मोटे होटलों में काम करता रहा, फिर धीरे धीरे मैनेजर बना। 5 साल पहले मुझे उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन में एक होटल का मैनेजर बनने का मौका मिला। नाम था माउंटेन व्यू रिजॉर्ट। बहुत खूबसूरत जगह थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, सामने घना जंगल और होटल के पीछे एक छोटी सी झील। सैलानियों के लिए जन्नत से कम नहीं था। मैं वहाँ बहुत खुश था। अच्छी सैलरी, अच्छा रहना खाना। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज था जिसे मैंने पहले दिन ही नहीं पहचाना, और जब पहचाना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल 3 मंजिला था, 25 कमरे थे। ज्यादातर सैलानी परिवार के साथ आते या फिर नवविवाहित जोड़े। होटल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन होटल के कर्मचारियों के बीच एक बात हमेशा चर्चा में रहती थी। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 420। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, कभी किसी गेस्ट को नहीं दिया जाता था। मैंने जब होटल ज्वाइन किया तो मालिक ने पहले ही दिन साफ कह दिया था, रमेश बाबू, एक बात याद रखना, कमरा नंबर 420 हमेशा बंद रखना। चाहे होटल फुल हो जाए, चाहे कोई भी हो, वो कमरा किसी को मत देना। मैंने पूछा, साहब ऐसा क्यों? मालिक ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बोले, तुम्हें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात मानो, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने उनकी बात मान ली। पहले कुछ महीने ठीक गए, होटल अच्छा चल रहा था, मैं अपने काम में व्यस्त रहता। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। जब भी मैं रात को ड्यूटी पर होता, तीसरी मंजिल से कभी कभी आवाजें आती, कमरा नंबर 420 के अंदर से। कभी कुर्सी खींचने की आवाज, कभी कांच गिरने की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा के कारण दरवाजे खिड़कियां हिल रही होंगी। लेकिन एक रात मैंने साफ साफ सुना किसी औरत के रोने की आवाज। बहुत दर्द भरी, बहुत उदास, बहुत डरावनी आवाज। मैं घबरा गया। अगली सुबह मैंने होटल के पुराने कर्मचारियों से पूछा। पहले तो सब चुप रहे, फिर एक बूढ़े नौकर ने मुझे एक तरफ बुलाया। उसका नाम था श्याम। वो होटल में पिछले 15 साल से काम कर रहा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ। 10 साल पहले की बात है। उस कमरे में एक नवविवाहित जोड़ा ठहरा था। दूल्हा बहुत अमीर था, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन था। दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बहुत कम उम्र की। उनकी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे। दूसरी रात को कुछ हुआ। दूल्हे ने दुल्हन की कमरे में ही हत्या कर दी। कहते हैं कि उसने उसे गला घूंट कर मारा, फिर उसने खुद भी फांसी लगा ली। उसके बाद से उस कमरे में आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है। कई लोग तो उस रात के बाद पागल हो गए। मैंने पूछा, तो पुलिस में केस दर्ज नहीं हुआ? शाम ने गहरी सांस ली। वो बोला, साहब, मालिक ने बहुत पैसे लगाकर मामला दबवा दिया। दोनों परिवारों को पैसे देकर चुप करा दिया। अखबारों में भी नहीं छपा, बस ऐसे ही दब गई वो घटना। लेकिन उस दिन के बाद से वो कमरा बंद है। कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। 3 मैनेजर बदल चुके हैं इस होटल के। 2 ने तो नौकरी ही छोड़ दी, एक तो पागल हो गया। अब आप हो। साहब, मेरी माने तो आप भी इस कमरे से दूर ही रहें। मैंने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन दिल में एक जिज्ञासा थी। मैं देखना चाहता था कि आखिर उस कमरे में है क्या। मैं समझदार आदमी था। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब लोगों के डर का खेल है। मैंने साइंस पढ़ी थी, लॉजिकल सोचता था। ऐसी बातों में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। लेकिन उस कमरे ने मेरा वो विश्वास ही नहीं, मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी। उस घटना के 1 हफ्ते बाद की बात है। होटल में एक बड़ी पार्टी थी। किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी का रिसेप्शन था। सारे कमरे भरे हुए थे, सिर्फ एक कमरा खाली था, 420। तभी एक मेहमान आया। बहुत अमीर लग रहा था। वो बोला, मुझे सबसे अच्छा कमरा चाहिए। मैंने कहा, साहब, सारे कमरे भरे हुए हैं, सिर्फ एक कमरा है, लेकिन वो। मैं रुक गया। उसने पूछा, लेकिन क्या? मैंने कहा, वो कमरा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा पुराना है। मुझे नहीं पता था कि उस रात क्या होने वाला था। मैंने उसे वो कमरा दे दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो। रात के 2 बजे होंगे। मैं रिसेप्शन पर सो रहा था। अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी, तीसरी मंजिल से। मैं दौड़ा। कमरा नंबर 420 का दरवाजा खुला था। अंदर वो आदमी बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत डर था। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में आया तो वो बस यही बड़बड़ा रहा था। उसने कहा कि हम 3 हो जाएंगे। वो आदमी अगले दिन होटल छोड़कर चला गया। उसने कभी वापस आकर अपना सामान भी नहीं मांगा। मैंने सोचा शायद शराब पी ली थी, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस घटना के 3 दिन बाद की रात, 12 नवंबर की रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली भी गुल हो गई थी। होटल में सिर्फ 4-5 कमरे भरे हुए थे, बाकी सब खाली थे। मैं रिसेप्शन पर बैठा था, मोमबत्ती जलाकर।
तभी अचानक मैंने सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनी। कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर। मैंने सोचा कोई गेस्ट होगा, लेकिन आहट तीसरी मंजिल पर जाकर रुक गई। फिर वही आवाज, कमरा नंबर 420 के सामने रुकी। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दरवाजा तो बंद था, उसे खोलने की चाबी मेरे पास थी, रिसेप्शन की अलमारी में बंद। मैंने दौड़कर देखा, चाबी वहीं थी। फिर वो दरवाजा कैसे खुला? मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। मैं वापस रिसेप्शन पर आकर बैठ गया, लेकिन मन में बेचैनी थी। 10 मिनट बाद फिर आवाज आई। इस बार कमरे के अंदर से औरत के रोने की आवाज, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट। फिर उसके बाद एक आदमी के चीखने की आवाज। अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। इतनी ठंडक की सांस रुक गई। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन कमरा नंबर 420 का दरवाजा वो खुला था, आधा खुला। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, ऐसी रोशनी जो न तो बिजली की थी न मोमबत्ती की। वो नीली नीली थी, अजीब सी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पैर खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ गए। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद लहंगा पहने, सिर पर चुनरी डाले। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसके हाथों में मेहंदी थी, गले में सेहरा था, पैरों में महावर लगा हुआ था। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। वो गला घोंटे जाने वाली स्त्री की तरह दिख रही थी। और उसके बगल में एक कुर्सी पर एक आदमी लटका हुआ था। उसने फांसी लगा रखी थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल विकृत था, आंखें बाहर निकली हुई थीं। दोनों एक साथ उसी कमरे में, उसी हालत में जैसे 10 साल पहले उस रात मरे थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। तभी वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपनी विकृत आंखों से मुझे देखा। फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, आओ रमेश, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। हम यहां बहुत अकेले हैं, तुम हमारे साथ रहो इस कमरे में, कमरा नंबर 420 में, हमेशा के लिए। उसकी आवाज बहुत पतली थी, बहुत कर्कश, जैसे कोई बहुत दूर से आ रही हो। उसके साथ ही वो आदमी भी हिला। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। वो भी बोला, हाँ रमेश, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ हम 3 हो जाएं, 3 आत्माएं, एक साथ, हमेशा के लिए। मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। मैं होश खो बैठा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं रिसेप्शन पर पड़ा हुआ था। मेरे आसपास कई कर्मचारी खड़े थे। श्याम मुझे पानी पिला रहा था। उसने पूछा, साहब क्या हुआ, आप यहां बेहोश कैसे पड़े थे? मैंने कहा, कमरा नंबर 420, वहां। श्याम ने मेरा मुंह दबा दिया। वो बोला, साहब चुप, कमरा तो बंद है, किसी ने नहीं खोला। मैंने दौड़कर देखा, कमरा नंबर 420 का दरवाजा बंद था, उतनी ही मजबूती से जितना पहले बंद रहता था। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन मेरे हाथ पर कहीं से नीला निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। और मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, काले नीले, 5 उंगलियों के निशान। मैं समझ गया, वो सच था, वो सब सच था। मैंने उसी दिन मालिक से बात की। मैंने कहा, साहब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मालिक ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया। वो बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, रमेश मैं समझता हूं, लेकिन 1 महीना और रुक जाओ, मुझे नया आदमी ढूंढने में वक्त लगेगा। मैं मान गया। मुझे नहीं पता था कि वो 1 महीना मेरी जिंदगी का सबसे डरावना महीना होगा। उस रात के बाद वो औरत अब रोज आती, कभी रात में, कभी दिन में भी। कभी मुझे रिसेप्शन पर बैठी देखती, कभी मेरे कमरे में आ जाती। वो हमेशा वही सफेद लहंगा पहने होती, वही विकृत चेहरा लिए होती। उसके साथ वो आदमी भी होता, लेकिन वो हमेशा पीछे खड़ा होता, चुपचाप। वो मुझसे बातें करती, कहती, रमेश तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? हम बहुत अकेले हैं, 10 साल हो गए, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमें याद नहीं करता। तुम्हारे साथ मिलकर हम 3 हो जाएंगे, 3 आत्माएं, एक परिवार। मैं डर के मारे पागल होने लगा। मैं रात को सो नहीं पाता था, खाना छोड़ दिया, मेरा वजन कम होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। मैंने अपने कमरे में तावीज लटका दिए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, मंदिर जाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आती रही, हर रात, कभी मेरे बिस्तर के पास खड़ी होती, कभी खिड़की के बाहर, कभी शीशे में। एक बार तो मैंने उसे अपने बिस्तर के पास खड़े देखा, मुझे घूरते हुए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छुआ, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैं चीख पड़ा। दूसरे कर्मचारी दौड़े आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। वे समझे मैं पागल हो गया हूं। श्याम ने मुझे एक दिन कहा,
साहब, आप यहाँ से चले जाइए, ये जगह आपको खत्म कर देगी। मैंने 3 मैनेजर को देखा है, 2 तो भाग गए, एक पागल हो गया। अब आप अभी भी बच सकते हैं। मैंने कहा, 1 हफ्ता और, फिर मैं जाऊंगा। लेकिन वो 1 हफ्ता बहुत लंबा था। आखिरकार वो दिन आ गया, मेरे आखिरी दिन होटल में। मैंने अपना सामान पैक किया और रात की बस पकड़ने वाला था। रात के 10 बजे थे। मैं रिसेप्शन पर बैठा था, अपनी बस का इंतजार कर रहा था। अचानक लाइट चली गई, पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च जलाई और देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वो आदमी भी था। दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाले मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही विकृत हालत थी, वही नीली आंखें, वही बाहर निकली जीभ। वो बोली, रमेश, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब तुम हमारे हो, आओ हमारे साथ चलो, उस कमरे में, कमरा नंबर 420 में, हमेशा के लिए। मैं जोर से चीखा। मैंने रिसेप्शन की टेबल के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मेरे पास आते रहे। धीरे धीरे मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा अब मरना ही होगा। तभी अचानक बिजली आ गई, लाइट जल उठी। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था। मैं भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी। मैं भीगता हुआ बस स्टैंड की ओर भागा। बस वहां खड़ी थी। मैं बिना टिकट के चढ़ गया, बस चल पड़ी। तभी मैंने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा। 3री मंजिल की खिड़की पर वो दोनों खड़े थे, मुझे देख रहे थे। और वो औरत, वो मुस्कुरा रही थी, वही डरावनी मुस्कान। उसने हाथ हिलाया, जैसे अलविदा कह रही हो या फिर वापस आने का इशारा। मैं घर आ गया, दिल्ली। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने परिवार के साथ रहने लगा, माँ, पत्नी, 2 बच्चे। मैंने सोचा इनके बीच में सब भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो मेरे पीछे आ गई। हाँ, वो मेरे पीछे आ गई। अब वो दिल्ली में भी मेरा पीछा करती है। कभी मैं बाजार में चल रहा होता हूँ तो भीड़ में उसका चेहरा दिख जाता है। कभी रात को सोते हैं तो खिड़की के बाहर उसकी परछाई दिखती है। कभी शीशे में देखता हूँ तो मेरे पीछे वो खड़ी होती है। वो कभी मुझसे बात नहीं करती, बस देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है, वही मुस्कान। उसके साथ वो आदमी भी होता है, पीछे खड़ा, चुपचाप, दोनों आंखों ही आंखों में मुझे देखते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा तुम्हें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। उन्होंने दवाइयाँ दी, नींद की गोलियाँ दी, लेकिन दवाइयाँ उसे नहीं भगा सकती। मैं बाबा के पास गया, उन्होंने तावीज़ दिए, झाड़ फूंक की, हवन करवाया, लेकिन वो नहीं गई। मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, चर्च भी गया, लेकिन वो हर जगह मेरे साथ है। एक बार तो मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने का सोचा, हरिद्वार गया, गंगा में डुबकी लगाई, वहां भी वो मेरे साथ थी। गंगा के पानी में उसका चेहरा दिखा, वही मुस्कान। मैं समझ गया, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे उसकी जगह पर देखा था, उसकी शांति भंग की थी, और अब वो मेरी शांति भंग करेगी। वो चाहती है कि मैं उनके पास आऊं, उसी कमरे में, कमरा नंबर 420 में, वहां हमेशा के लिए। आज मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान सकें कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी माफ नहीं करती। मैंने गलती की, मैंने वो कमरा देख लिया, अब मैं उस गलती की सज़ा भुगत रहा हूं, और ये सज़ा कब तक चलेगी मैं नहीं जानता। शायद जब तक मैं जिंदा हूं, या शायद उसके बाद भी। पिछले हफ्ते मुझे एक फ़ोन आया मेरे पुराने होटल से। शाम ने फ़ोन किया था। वो बोला, साहब, नए मैनेजर ने भी वही देखा, वो भी अब पागल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और साहब, कमरा नंबर 420 वो आज भी बंद है, लेकिन रात में उसके अंदर से आवाज़ें आती हैं, कुर्सी खींचने की आवाज़, कांच गिरने की आवाज़, और औरत के रोने की आवाज़। और अब उन दोनों के साथ एक तीसरी आवाज़ भी आती है। मैंने पूछा, कैसी आवाज़? शाम बोला, एक आदमी के चीखने की आवाज़, आपकी आवाज़। मैं सुनकर सन्न रह गया। हाँ, वो मेरी आवाज़ है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब कोई उस कमरे को देख लेता है तो उसकी आवाज़ वहाँ कैद हो जाती है, और मेरी आवाज़ भी अब वहाँ है। हर रात उन दोनों के साथ मैं भी रोता हूँ, उस कमरे में, उस कमरे नंबर 420 में। 3 आत्माएं, 3 अधूरी कहानियाँ, एक साथ, हमेशा के लिए।
तो दोस्तों, मैं रमेश सिंह आपसे बस इतना कहूँगा, अगर कभी आप किसी होटल में जाएं और कोई कमरा नंबर 420 हो तो उससे दूर रहें, उसके पास मत जाएं, उसे खोलने की कोशिश मत करें, उसके बारे में मत पूछें, क्योंकि हो सकता है उस कमरे में कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो और वो आपको कभी जाने ना दे, वो आपको अपना बना ले, हमेशा के लिए। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, आओ रमेश, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कमरा नंबर 420 में हम 3 हो जाएंगे, 3 आत्माएं एक साथ, हमेशा के लिए। और मैं जानता हूं एक दिन वो दिन आएगा जब मैं उनके पास चला जाऊंगा, उसी कमरे में, उसी कमरे नंबर 420 में, और फिर हम 3 हो जाएंगे, 3 आत्माएं, 3 अधूरी कहानियां, एक ही कमरे में, हमेशा के लिए। तब तक मैं यूं ही जी रहा हूं, उनके साथ, उनकी मौजूदगी में, उनकी आंखों के सामने, और उस मुस्कान के साथ, वही मुस्कान जो मुझे कभी नहीं भूलने देगी कि मैंने क्या देखा, कहाँ था और अब मैं किसका हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस फोन के बाद मेरी हालत और खराब हो गई। शाम ने बताया था कि नया मैनेजर भी पागल हो गया। उसका नाम था विक्रम। वो मेरे बाद आया था। बहुत होनहार और समझदार युवक था। 20 साल का था। बीएससी होटल मैनेजमेंट किया था। बड़े सपने लेकर आया था। लेकिन 3 महीने में ही उसकी हालत मेरे जैसी हो गई। शाम ने बताया कि वो भी मेरी तरह रात को उठकर बैठ जाता था, किसी से बातें करता था और फिर अचानक चीखने लगता था। एक दिन वो होटल की छत पर चढ़ गया। वहां से कूदने की कोशिश की। किसी तरह कर्मचारियों ने पकड़ लिया। अब वो अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर लगा। मुझे लगा कि यह सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जो भी उस कमरे के पास जाएगा वो उनका शिकार बनेगा, और मैं तो पहले ही उनका हो चुका था। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं बैठ नहीं सकता, यूं ही देखता नहीं रह सकता। मैंने तय किया कि मैं उस जोड़े के परिवार वालों को ढूंढूंगा। शायद उन्हें सच पता चले, शायद उनकी आत्मा को शांति मिले, शायद तब ये सब खत्म हो। मैंने शाम से उस जोड़े के बारे में और जानकारी मांगी। उसने बताया कि दूल्हे का नाम करण था, दिल्ली का रहने वाला था। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह था। वे बहुत बड़े बिल्डर थे। दुल्हन का नाम पूजा था। वो जयपुर की रहने वाली थी। दोनों की शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे। वे हनीमून मनाने उसी होटल में आए थे। दूसरी रात को ये सब हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन मालिक ने बहुत पैसे लगाकर मामला दबवा दिया। दोनों परिवारों को भी बहुत पैसे दिए गए। वे चुप हो गए। लाशों का अंतिम संस्कार भी जल्दी जल्दी कर दिया गया। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई जवाब नहीं मांगा गया। मैंने तय किया कि मैं दिल्ली में ही करण के परिवार को ढूंढूंगा। बहुत मुश्किल था। 10 साल पुराना मामला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पुराने अखबार खंगाले, पुलिस स्टेशन गया, वकीलों से मिला। आखिरकार मुझे उनका पता मिल गया। वे दिल्ली के एक बड़े बंगले में रहते थे। मैं वहां गया। गेट पर सिक्योरिटी थी। बहुत बड़ा घर था। मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो मना किया गया, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं करण के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मुझे अंदर जाने दिया गया। सुरेंद्र सिंह बहुत बूढ़े हो चुके थे। सफ़ेद बाल, झुका हुआ शरीर, हाथ में छड़ी। उनकी आंखों में उदासी थी, बहुत गहरी उदासी। उन्होंने मुझे बैठाया, चाय पिलाई, फिर पूछा, बेटा, तुम करण के बारे में क्या जानना चाहते हो? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। होटल के बारे में, उस कमरे के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, उन आत्माओं के बारे में। मैंने कहा, साहब, आपका बेटा और उसकी पत्नी उस कमरे में फंसे हुए हैं। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा रही हैं। वे रोज रात को आती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं। कृपया कुछ कीजिए। सुरेंद्र सिंह बहुत देर तक चुप रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, बेटा, तुम सच कह रहे हो। मैं जानता हूं, मैं हमेशा से जानता था। उस दिन कुछ गड़बड़ था। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। वो पूजा से बहुत प्यार करता था। वो उसे मार नहीं सकता था। उसने खुदकुशी नहीं की होगी। उस रात कुछ और हुआ था, लेकिन हमें पैसे लेकर चुप हो जाने के लिए कहा गया। पुलिस ने धमकाया, होटल मालिक ने डराया। हम डर गए बेटा, हम चुप हो गए, और आज तक इस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं। वो रोते हुए बोले, उस दिन के बाद से मेरी पत्नी ने कभी चैन से सांस नहीं ली। वो रोज रात को उठ बैठती, करण को पुकारती। 5 साल पहले वो चल बसी। मैं अकेला रह गया।
मैं भी हर रात उन्हें याद करता हूँ, सोचता हूँ काश मैंने उस दिन सच का सामना किया होता, काश मैंने इंसाफ मांगा होता, शायद आज ये ना होता। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरे साथ उस होटल में चलेंगे? शायद आपके बेटे की आत्मा आपको देखकर शांत हो जाए, शायद वो आपको पहचान ले। सुरेंद्र सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, चलो बेटा, मैं तैयार हूँ, अब डर नहीं लगता, बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार, आखिरी बार। हम अगले ही दिन उत्तराखंड के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वो चुप रहे, बस खिड़की से बाहर देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बहुत दिनों बाद अपने खोए हुए को ढूंढने जा रहा हो। हम होटल पहुंचे। शाम ने हमें देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा, साहब आप वापस आ गए, और ये कौन है? मैंने बताया, ये करण के पिता हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। शाम का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, साहब ऐसा मत कीजिए, रात होने वाली है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन सुरेंद्र सिंह ने उसकी बात नहीं मानी। वो बोले, बेटा मैं डर के मारे जीते जी मर गया, अब मरने से भी नहीं डरता, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। रात के 11 बजे हम तीसरी मंजिल पर गए। कमरा नंबर 420 के सामने खड़े थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुरेंद्र सिंह ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा। उन्होंने पुकारा, करण बेटा, मैं हूं तुम्हारा पिता, आज तुमसे मिलने आया हूं। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। उसी नीली रोशनी से कमरा भर गया और अंदर वे दोनों खड़े थे, करण और पूजा, उसी विकृत हालत में। लेकिन इस बार वे डरावने नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उदासी थी, बहुत गहरी उदासी। सुरेंद्र सिंह उन्हें देखकर नहीं डरे। वो आगे बढ़े। उन्होंने अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया। करण ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे से नहीं मिले। वो शरीर नहीं था, सिर्फ एक छाया थी। सुरेंद्र सिंह रो पड़े। वो बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका, मैं डर गया था, मैंने तुम्हें यूं ही अकेला छोड़ दिया। करण ने कुछ कहा। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, बहुत हल्की। उसने कहा, पिताजी आपने सही किया, आपको बचना था, हमें कोई गिला नहीं। बस एक काम करो, हमें यहाँ से मुक्ति दिलाओ, हम बहुत दिनों से फंसे हैं। पूजा ने भी कहा, पिताजी हम पर कोई एहसान मत करो, बस हमारी अस्थियों का विसर्जन कर दो गंगा में, हमें बहते पानी में जाने दो, हम बहुत थक गए हैं। सुरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, बेटा मैं ये करूँगा, कल सुबह ही, वादा करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, बेटा बताओ उस रात हुआ क्या था, सच क्या है? करण और पूजा ने एक दूसरे को देखा। फिर करण बोला, पिताजी उस रात हम सो रहे थे, तभी कुछ लोग कमरे में घुस आए, लुटेरे थे। उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मैंने पूजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत थे। उन्होंने पहले मुझे मारा, फिर पूजा को। उसके बाद उन्होंने सब कुछ ऐसा बना दिया जैसे मैंने पूजा को मारा हो और खुदकुशी कर ली हो। होटल मालिक को पता था, उसने ही सब रचा था। उसने पुलिस को पैसे दिए, अखबार वालों को पैसे दिए, सब चुप करा दिया। सुरेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोले, वो होटल मालिक अभी भी जिंदा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस में केस दर्ज करूंगा। करण ने कहा, पिताजी अब बहुत देर हो चुकी है, उसे सजा दिलाने से क्या होगा, हमें तो मुक्ति चाहिए, बस हमारी अस्थियां ढूंढो। वे होटल के पीछे उस झील के किनारे दफन है, होटल मालिक ने वहीं छिपा दी थीं। अगली सुबह हम झील के किनारे गए। शाम भी हमारे साथ था। हमने वहां खुदाई की। काफी देर बाद हमें 2 कंकाल मिले। उनके पास एक अंगूठी थी जिस पर करण और पूजा के नाम खुदे थे। सुरेंद्र सिंह उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा मिल गए तुम, आखिर मिल ही गए। हमने बहुत सावधानी से अस्थियां एकत्रित कीं। फिर हम हरिद्वार गए। गंगा के किनारे ऋषिकेश के पास एक शांत जगह पर हमने उनका अंतिम संस्कार किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। सुरेंद्र सिंह ने खुद गंगा में डुबकी लगाई और अपने बेटे और बहू को आखिरी विदाई दी। उस रात मैंने सपना देखा। करण और पूजा मेरे सपने में आए। वे अब विकृत नहीं थे, वे बिल्कुल सामान्य थे, खूबसूरत, खुश। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उनके चेहरे पर शांति थी। करण ने कहा, रमेश जी धन्यवाद, आपने हमें मुक्ति दिलाई, अब हम जा रहे हैं। पूजा ने कहा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वे मुस्कुराए। करण ने कहा,
जहां कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, जहां सिर्फ प्यार है। हम वहां जा रहे हैं। और फिर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। मैं उठ गया। मेरी आंखें नम थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने खिड़की खोली। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो सुहानी लग रही थी। मुझे लगा जैसे कोई बोझ मेरे सिर से उतर गया हो। वो डर, वो आतंक, वो बेचैनी, सब खत्म हो गया था। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो औरत, वो आदमी, वो मुस्कान, सब चले गए। अब मैं चैन से सो पाता हूं। अब मुझे खिड़की के बाहर कोई नहीं दिखता। शीशे में सिर्फ मेरा चेहरा दिखता है। बाजार में भीड़ में भी वो नहीं दिखती। मैं आज़ाद हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी मोड़ और था। 1 महीने बाद मुझे खबर मिली कि उस होटल के मालिक की अचानक मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस वक्त उनकी मौत हुई, उसी वक्त होटल के सारे कर्मचारियों ने तीसरी मंजिल पर अजीब रोशनी देखी। कमरा नंबर 420 की खिड़की से नीली रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में 2 परछाइयां थीं, एक पुरुष की, एक स्त्री की। वे हाथों में हाथ डाले खड़ी थीं। फिर वे धीरे धीरे गायब हो गईं। उसके बाद से उस कमरे में कोई आवाज नहीं आई, कोई रोना नहीं, कोई चीखने नहीं, कोई कुर्सी खींचने की आवाज नहीं। वो कमरा अब सिर्फ एक साधारण, खाली, बंद कमरा था। शाम ने मुझे फोन करके बताया, साहब वो चली गईं, दोनों चले गए, और वो लेकर गए उसे भी। मैं समझ गया, उन्होंने अपना बदला ले लिया था। उन्हें इंसाफ मिल गया था। अब वे शांत थे और उस कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी। आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं उस घटना के 3 साल बाद। मैं अब ठीक हूं। मैंने दूसरी नौकरी कर ली है, एक छोटे से होटल में, शहर के बीचों बीच। वहां कोई शोर नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई झील नहीं, बस शोर है, भीड़ है, रोशनी है। मुझे वो अच्छा लगता है। शोर में डर नहीं होता, भीड़ में आत्माएं नहीं आती। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत सन्नाटे भरी होती है, जब बाहर हवा तेज चलती है, तो मुझे लगता है कि दूर कहीं उन पहाड़ों में, उस होटल में, उस कमरे में अब कोई नहीं है, सिर्फ खालीपन है। और वो खालीपन मुझे सुकून देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अब खुश हैं, वे अब आज़ाद हैं, और मैं भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, कमरा नंबर 420 की कहानी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो बस इतना कि कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो किसी की पुकार होती है, किसी के दर्द की आवाज़ होती है। और अगर आप उस आवाज़ को सुन लें, उस दर्द को समझ लें, तो शायद आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, या मौत के बाद की ज़िंदगी भी। आज भी जब मैं किसी होटल में जाता हूं तो मैं कमरे के नंबर ज़रूर देखता हूं, 420। उस नंबर से आज भी एक अजीब सी कंपकपी दौड़ जाती है। लेकिन अब डर नहीं लगता, बस एक याद है, एक अनुभव है, एक सबक है, और शायद उन 2 आत्माओं का आशीर्वाद है जो अब कहीं ऊपर, बहुत ऊपर हमें देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, सच्ची मुस्कान के साथ।